हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MPSB एग्ज़ाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह हमारी पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कक्षा है, जिसमें हमने में अनेक प्रश्नों को हल किया था, जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज भी हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य ऊपरी बाह की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतक है और यह खालिश तो खारिज करने में मददगार है। पहला ऑप्शन है इसका पेशी क्षय, दूसरा ऑप्शन है शरीर के भार एवं अस्थियों के भार, तीसरा ऑप्शन हमारा चयापचयी आयु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेरी प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा पेशी क्षय। क्या है? पेशी क्षय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा खालिस्तान द्वारा बढ़ाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है हमारा छना हुआ दंदर, मांस व मछली दोनों। दूसरा ऑप्शन हमारा मथी हुई दाल के सूप। तीसरा ऑप्शन हमारा मलाई उतरे दूध। चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो बहनों, इस सभी का आंसर है छना हुआ दानेदार मांस मछली दोनों, मथी हुई दाल के सूप और मलाई उतरे दूध। अतः उपरोक्त सभी। क्या आंसर है इसका? उपरोक्त सभी। कुपोषित गर्भवती महिला में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें मांस एवं मछली, मथी हुई दाल के सूप और मलाई उतरे दूध तीनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कुपोषित महिला में गर्भवती महिला में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षाजन इम्यूनोजन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत होकर जाता है, खालिस्तान कहलाती है। पहला ऑप्शन है सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तीसरा है प्रतिरक्षीकरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा प्रतिरक्षीकरण। इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा दोनों प्रतिरक्षाओं का प्रयोग हम करते हैं हमारे टीकाकरण में, जिसमें हमारे जीवाणु जो होते हैं सक्रिय भी होते हैं, निष्क्रिय भी होते हैं, मतलब कुछ किल्ड भी होते हैं और कुछ जीवित भी होते हैं। आइए जानते हैं हमने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है अगला, अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? पहला है मेथियोनिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, तीसरा ऑप्शन है हमारा लाइसिन और चौथा ऑप्शन है हमारा फेनिल एलानिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा लाइसिन। लाइसिन जो होता है वह अमीनो अम्ल हमारे अनाजों में नहीं पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्ययनों से पता चला है कि मुख्य भोजनों के साथ एस्कार्बिक अम्ल के समृद्ध फलों के सेवन से खालिस्तान में सुधार आ सकता है। इसका ऑप्शन है हमारा हीमोग्लोबिन के स्तर, दूसरा ऑप्शन है हमारा कोलेस्ट्रॉल के स्तर, तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्राइग्लिसराइड के स्तर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहनों, इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा हीमोग्लोबिन के स्तर। क्या आंसर है हमारा? हीमोग्लोबिन के स्तर से हम पता कर सकते हैं कि हमारे भोजन के साथ में एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी के समृद्ध फलों का सेवन में किस चीज़ में सुधार है। तो इसमें है हीमोग्लोबिन के स्तर में। हमें हमेशा कुछ ना कुछ डेली आहार में विटामिन सी की कुछ मात्राएं लेना चाहिए, मतलब हमें खट्टे पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइए, सुबह की उबकाइयों में राहत देने के लिए आहारी हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए? इस प्रश्न के ऑप्शन है सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों जैसे क्रैकर्स, कम सोडियम वाला आहार, तीसरा है एंटासिड मतलब प्रति अम्ल, चौथा है अंतःशिरीय इंट्रावीनस तरल। तो बहनों, इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों जैसे क्रैकर्स का उपयोग करना चाहिए, आहारी हस्तक्षेप का प्रयोग करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित मात्रा पहुंच होती है, क्या बोला है? जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है, जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं होती हैं, वे खालिस्तान के प्रति सुरक्षित होते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन हमारे पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, दूसरा है ऊर्जा कुपोषण और तीसरा ऑप्शन हमारा प्रोटीन कुपोषण और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, अर्थात वह व्यक्ति ऊर्जा कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण दोनों से कैसा है? ग्रसित है, इसलिए दोनों की आवश्यकता उसे होगी, इसलिए इसका सही जवाब होगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण।
जिन व्यक्तियों की आय कम होती है, जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं होती हैं, जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसके पास में उस मात्रा को प्राप्त करने के लिए कोई भी हुनर नहीं होता या कोई भी आवश्यक चीज़ें वह ग्रहण नहीं कर सकता, तो वह व्यक्ति कैसा है, ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण का की कमी है। अगला अगला प्रश्न है हमारा, माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है, वह तंत्र क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है अपरा, बीजांडासन, प्लेसेंटा, दूसरा है उल्वतरल एमनियोटिक फ्लूइड, तीसरा है नाभुरज्जु गर्भनाल और चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है हमारा सही, उपरोक्त सभी। माता का शरीर विशेष जीव आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति प्रदान करता है। प्लेसेंटा के माध्यम से वह माता से जो भी अपने मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करता है और गर्भनाल के माध्यम से वह बच्चों तक पहुंचाता है। और उदरतरल क्या होता है, वह बच्चे की रक्षा करता है और उससे ही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी एडिमा, दूसरा ऑप्शन है रक्त अल्पता एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है स्तनपान के दौरान दुग्ध स्त्राव का प्रभावित होना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यह सभी समस्या कम प्रोटीन वाले आहार के कारण होती है। पोषण संबंधी एडिमा होगा, खून की कमी होगी और रक्त स्तनपान के दौरान दुग्ध स्त्राव का प्रभावित होगा, कभी कम भी आ सकता है दूध, जिससे बच्चे में क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में उसका पेट फुल नहीं हो पाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेलाग्रा मुख्यतः खालिस्तान की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, दूसरा है निकोटिन अम्ल, तीसरा ऑप्शन है थायमीन और चौथा ऑप्शन है पेंटोथेनिक अम्ल। तो राइबोफ्लेविन कहाँ में पाया जाता है, हमारे विटामिन बी 2 में। किस में पाया जाता है, विटामिन बी 2 में। निकोटिन हो जाता है अपना बी 3 में। किस में होता है, विटामिन बी 3 में। थायमिन किस में होता है, विटामिन बी 1 में। किस में होता है, विटामिन बी 1 में। और पेंटोथोनिक बी 5 में होता है, यह इसके रासायनिक नाम है। तो पेलाग्रा जो होता है निकोटिन अम्ल की कमी से होता है। किसकी कमी से, निकोटिन अम्ल की कमी से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, NNMB का पूरा नाम क्या है बताएं। इस पहला ऑप्शन है हमारा नेशनल नेटवर्क मैनेजमेंट ब्यूरो, क्या है इसका हिंदी मतलब, राष्ट्रीय संजाल प्रबंधन ब्यूरो। दूसरा ऑप्शन है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। तीसरा ऑप्शन है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बोर्ड, इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय पोषण प्रबंधन परिषद और इनमें से कोई नहीं। तो NNMB का पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। क्या है इसका सेकंड ऑप्शन हमारा, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। यह इसका सही जवाब है। NNMB का यह पूरा नाम है। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में एक ना एक हमें फुल फॉर्म पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा बालवाड़ी आहार कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और चौथा ऑप्शन है हमारा ICDS। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह हमारे ग्रामीण संबंधी पंचायत संबंधी योजना हो गई और इसमें पूछा है आहार कार्यक्रम। आहार कार्यक्रम हमें बालवाड़ी से प्राप्त होता है, मध्याह्न भोजन से और ICDS से। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा थर्ड नंबर। क्या होगा, थर्ड नंबर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं खालिस्तान के अनुसार अलग अलग होती हैं। पहला ऑप्शन है शरीर एवं भार, आयु एवं लिंग के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक गतिविधि के अनुसार, तीसरा है हमारा शारीरिक क्रियात्मक अवस्था के अनुसार और चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि में होती है। पहला है पहले तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और उपरोक्त दोनों। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है हमारा उपरोक्त दोनों। पहले तिमाही और दूसरी तिमाही में क्या होता है, भार में वृद्धि। हमारी पहले तिमाही में क्या होता है, 1 से 2 kg क्या बढ़ता है, वेट बढ़ता है। 6 तिमाही में कितना होता है, 6 kg, कितना होता है, 6 kg बढ़ता है। और तीसरी तिमाही में भी कितना होता है, 5 से 6 kg। अतः ओवरऑल हमारी जो गर्भावस्था का दौर होता है उसमें एक महिला का 10 से 12 kg कितना है,
10 से 12 केजी उसका वेट बढ़ता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है हमारा पोलियो, दूसरा है खसरा, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिप्थीरिया और चौथा ऑप्शन है एनीमिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की क्या होती है? कमी। टीकाकरण हमारा पोलियो से संबंधित है। पोलियो का टीका लगाते हैं। ओपीवी और आईपीवी कितने होते हैं? ओपीवी और आईपीवी। अगला है हमारा खसरा। क्या है? खसरा। और डिप्थीरिया जिसके लिए हम लगाते हैं डीपीटी का। किसका लगाते हैं? डीपीटी का। किंतु अभी तक एनीमिया की कोई भी बीमारी, एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, वह हमारे शरीर की खून की कमी होती है जिससे हमारे शरीर में क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। परंतु इसे टीकाकरण के माध्यम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल पर प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए? पहला ऑप्शन है सप्ताह में एक बार, 2 सप्ताह में एक बार, 3 सप्ताह में एक बार और 4 सप्ताह में एक बार। तो बहनों इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा सप्ताह में एक बार। 33 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह के बीच हमें अधिक सावधानी रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए और हमें अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हमें प्रसव पूर्व जब सप्ताह जाँच के पहले सप्ताह में एक बार जाँच अवश्य कराना चाहिए। यदि हम आपको यह हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कक्षा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आगे आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आपके लिए अच्छे-अच्छे हम प्रश्नों को लेके आएँगे, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।